जय हिंद दोस्तों, मैं रे आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म अचीव सीएपीएफ सीडीएस में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जो इस साल सीएपीएफ 2023 का जो एनालिसिस है केमिस्ट्री का, कि किस तरीके से आपकी जो केमिस्ट्री है एग्ज़ाम में पूछी गई थी, तो उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इससे पहले हम लोग यहाँ पर हमारा बायो एंड हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आप आई बटन में उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री को हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में इस बार कुछ ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे जो शायद इससे पहले नहीं देखने को मिले थे। हालांकि क्वेश्चन थोड़े से इजी थे, बट आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इस बार एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है केमिस्ट्री में। शायद आपने उसे अभी तक नोटिस नहीं किया होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन इतने भी टफ नहीं थे, बट कहीं ना कहीं वो यूपीएससी का एक इशारा था कि थोड़ा सा आप लोगों को हायर स्टैंडर्ड की तरफ ध्यान देना चाहिए। आइए मैं आपको समझाता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। दोस्तों, इस बार क्लास 9 से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके इस क्लास 9 से आए हैं। क्लास 10th से आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लास 11th से भी 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये थोड़ी सी दुख की बात है। और क्लास 12 से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि अभी तक जो हम 9th और 10th को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, वहाँ से भी 5 क्वेश्चन आए हैं, और 11th 12th मिला के भी 4 क्वेश्चन आए हैं। टोटल आपके 9 क्वेश्चन इस बार केमिस्ट्री में पूछे गए हैं। तो थोड़ी सी जो डर वाली बात है, जो थोड़ी सी घबराने वाली बात है, वो है हमारी 11th क्लास और 12th क्लास। क्योंकि दोस्तों 11th और 12th अपने आप में बहुत 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 वास्ट सिलेबस है। अगर उसे हम लोग कवर करने जाएंगे केमिस्ट्री के लिए, तो हमें बहुत समय और बहुत ध्यान देना होगा। ठीक है, तो उस पर क्या स्ट्रैटेजी हमारी होगी, किस तरीके से हम इस 11th 12th को कवर करेंगे, वहाँ पर हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग उसे टैकल करेंगे। ठीक है, अभी हम बिना देरी करते हुए एनालिसिस पर चलते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया जो है दे दिया है कि किस तरीके से इस बार सीएपीएफ 2023 में केमिस्ट्री रही है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पर देख लें। दोस्तों, कोई भी स्टूडेंट आप में से अगर हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में नहीं जानता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल है अचीव सीएपीएफ नाम से। आप जस्ट जाकर टेलीग्राम पर सर्च करें ACHIEVE CAPF, तो आपको वहाँ पर ये चैनल देखने को मिलेगा। वहाँ पर हम हर तरीके की सीएपीएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो आप ज़रूर जाकर ज्वाइन कर लें, और ये सारी PDF जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैं ज़रूर वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा जल्द से जल्द। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्लास 9 से पूछा जाता है, इज मैटर अराउंड अस प्योर से। यहाँ पर पेज 15 पर आप देखेंगे, यहाँ पर पेज 15 में आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। क्वेश्चन है मेनली, देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका एलॉयज की आपकी नॉलेज पर बेस्ड है। आपको एलॉय के बारे में क्या पता है। अब देखो, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है। अलॉय क्या मिक्सचर है, क्या कंपाउंड है, क्या मेड अप ऑफ मेटल है, या फिर कार्बन एंड वन ऑफ देयर कंपाउंड्स है। ये 4 स्टेटमेंट है। आप यहाँ पर नोटिस करेंगे दोस्तों, आपकी बुक में पेज 15 पर डायरेक्ट लाइन बाय लाइन यहाँ पर आपको एक लाइन मेंशन है कि अलॉय आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आपका ये अलॉय का क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों, आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे इस बुक को मैंने किस तरीके से हाईलाइट किया हुआ है। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई है कि बुक पढ़ने का एक बहुत ही स्मार्ट और अच्छा तरीका होता है। आपको उस बेहतर तरीके को फॉलो करना है, नहीं तो आपको बुक आप कितनी बार भी आप पढ़ लेंगे, आपको वो समझ में नहीं आएगी। और उसमें मैंने हमेशा कहा है कि आप जब भी बुक पढ़ें तो मेन तो सबसे पहली चीज़ हाईलाइट करें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को, और साथ में दोस्तों टिक करते चलिए। एक यूपीएससी के माइंडसेट के अकॉर्डिंग सोचते चलिए कि यार अगर मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ तो मैं ऐसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों, जब मैंने ये अलॉय चैप्टर पढ़ा था तो मुझे पता था कि इस मिक्सचर वाले टर्म पर क्वेश्चन आ सकता है, और इसे मैंने पूरे एरिया को ग्रीन हाईलाइट करने के अलावा मैंने इसे अलग से हाईलाइट किया है मिक्सचर को। और आप देखिए यहाँ पर डायरेक्ट वो ऑप्शन में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एक तो पॉइंट बनाते हुए चलिए। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि ये पॉइंट बन सकता है, तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट बनाए, ऐसे पॉइंट बनाए। अब मेरा एक ऐसा भी मानना है कि हो सकता है फ्यूचर में अलॉय पर 2 स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे कि एक स्टेटमेंट ये, एक स्टेटमेंट ये, या फिर नॉट करेक्ट वाला। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है अलॉय से, और उसका जो एग्जाम्पल है वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो पढ़ते हुए आपको समझना है कि हमें पढ़ना कैसे है, हाईलाइट कैसे करना है, और ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी बहुत ज़रूरी है और कौन सी इररिलेवेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस कर लिया। बुक कैसे पढ़नी है वो भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं अब हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द मेथड यूज्ड इन सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू मिक्सेबल लिक्विड्स हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब ये भी बहुत इजी कैटेगरी में मैं इसे काउंट करूंगा दोस्तों, आपकी क्लास 9th का उसी चैप्टर से पेज नंबर 22 से आया हुआ ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कुछ मेथड आपको बताए हुए हैं कि कैसे किसी लिक्विड को, मिक्सचर जो है, एक मिक्सचर को हम कैसे अलग अलग करते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर अलग अलग टाइप के मिक्सचर होते हैं, तो उसमें से एक मिक्सचर होता है जो मिसेबल लिक्विड होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 2 तरीके होंगे इस मिसेबल लिक्विड को अलग करने के, जिसमें आपको एक ये तरीका है। ये तरीका क्या है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, This method is called distillation. It is used for separation of component of mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling point. तो जब 2 लिक्विड जो मिक्स हुए हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में एक सफिशिएंट डिफरेंस होगा, तो वहां पर हम लोग जो तरीका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वो होता है डिस्टिलेशन, यानी कि एकदम सिंपल डिस्टिलेशन, जो कि इसका राइट आंसर भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल डिस्टिलेशन इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अभी ये क्वेश्चन हमारा यहाँ तक खत्म हो गया है, तो आपने इतना तो समझ लिया है कि भाई हमारे पेपर में सिंपल डिस्टिलेशन आया, हमने समझ लिया ये क्या है। बट हम लोग यहाँ से एक स्टेप आगे जाएंगे, क्योंकि कल यूपीएससी दोबारा इस एरिया से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो अब की बार सिर्फ डिस्टिलेशन नहीं पूछेगा, वो क्या पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए एक स्टेप आगे, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मिसेबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 K। तो जब 25 केल्विन से कम टेम्परेचर होगा तब कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो पहला तो देखो एक ये तरीका हुआ कि वहां पर मेथड पूछ ले। दूसरा दोस्तों मुझे ऐसा लगता है, आप यहां पर देखो ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर भी आपको एक नंबर सर्कल किया हुआ है, ये 25 केल्विन 25 K। इस 25 पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो जो लिक्विड का कौन सा ऐसा टेम्परेचर पॉइंट है जहां पर एक टेम्परेचर से नीचे जाने पर हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, या फिर डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, तो वो आपको ध्यान देना होगा 25 केल्विन। ठीक है दोस्तों, यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको? उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कि इस साल का जो क्वेश्चन है वो कहां से आया और फ्यूचर में क्या चांसेस हैं क्वेश्चन बनने के। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज आपको लेकर चल रहा हूं ताकि आप आगे भी आने वाले एग्जाम में ऐसी मिस्टेक्स ना करें। और CDS 2023 वाले तो खासकर बच्चे ये चीज ध्यान दें कि जहां जहां से CAPF 2023 में पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो सारे एरियाज को तो आप अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन्हीं एरियाज को आसपास से उठाकर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर देखो थोड़ी सी चीज और मैं आपको बता देता हूं। अब आपका ये क्वेश्चन आया, अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फिल्ट्रेशन के बारे में, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसकी क्या क्या अलग जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये सब आपके नोट्स में तैयार होना चाहिए। ठीक है, ये होता है एक स्टूडेंट का सही तरीका पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्लास 10 से क्वेश्चन आया दोस्तों, क्या है, द गैस जनरेटेड ऑन रिएक्टिंग जिंक विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो वो गैस कौन सी है, जब हम जिंक और डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्ट कराते हैं तो जो निकलती है वो गैस कौन सी है। ठीक है, वो जनरेट होती है। तो दोस्तों ये आपके पेज 19 से एसिड बेस सॉल्ट एक चैप्टर है क्लास 10th में, वहां से क्वेश्चन आया है। आप यहाँ पर देखेंगे एक एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर एक एक्टिविटी करके दिखाई जा रही है। क्या है, एक जिंक ग्रेन्यूल्स को, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं छोटे छोटे, इनको डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड में रिएक्ट कराया जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि कौन सी गैस निकल रही है। मतलब आप देखेंगे ये जो रिएक्शन है वो उसी गैस को जानने के लिए की जा रही है, और आप देखेंगे यहाँ पर वो गैस जो निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, तो इसी पर ये क्वेश्चन आया है कि जो जिंक है, रिएक्टिंग जब जिंक को डाइल्यूटिक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया जाता है तो आपकी कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन। अब दोस्तों ये तो एक तरीका हुआ क्वेश्चन पूछने का। अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है उसे आप पता कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां पर देख रहे हैं एक कैंडल, एक बर्निंग कैंडल को उसके पास लेकर जाया जा रहा है, और जैसे ही वो हाइड्रोजन गैस उस बर्निंग कैंडल से मिलती है तो एक पॉपिंग साउंड होती है, तो उससे हम लोग ये कंफर्म करते हैं कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ध्यान रखिए दोस्तों, ये एक रिएक्शन है, आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी
एसिड से हम लोग मेटल को रिएक्ट कराएंगे, कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट के साथ दोस्तों एक गैस निकालता है, वो है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, जनरेट होती है, जो हमेशा क्वेश्चन बनती है। ये ऐसा नहीं है दोस्तों ये हाइड्रोजन गैस पे सिर्फ इस साल क्वेश्चन आया, इससे पहले भी कई बार इस गैस पर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। और भी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, तो आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसे ध्यान से पढ़िएगा, फ्यूचर में यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी कई सारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये भी इसी चैप्टर से है, एसिड बेस्ड सॉल्ट से एक और क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज नोन एज ब्राइन। वो किस टाइप का सॉल्ट है, वो सॉल्ट क्या है जो ब्राइन जब हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर पेज नंबर आपका 30 है, यहाँ पर आप पढ़िए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो ब्राइन मतलब क्या, ब्राइन मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो यहां पर आंसर क्या होगा आपका, सोडियम क्लोराइड। डायरेक्ट सर आपका यहां से क्वेश्चन ये उठाया गया है। और मैं आपको बता दूं आपकी फर्दर नॉलेज के लिए आप इसे कैसे ध्यान रखें। दोस्तों ये जो पेज है ये एक आपका जो एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो चैप्टर है, इस बुक में एक ये वाला जो पेज है और इसके साथ साथ एक और पेज होगा, वहाँ पर आपको 4 चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है। एक सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेकिंग सोडा, एक वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर। इन चारों के बारे में आपको अच्छे से रट लेना है, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं, दिमाग में रख लेना है। यहाँ से मतलब आप मान के चलिए कि हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। मतलब सर मैं इसीलिए कहता हूँ कि साइंस क्यों आपको तैयार करना चाहिए। साइंस इतना प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, इतना प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट है, आप बिल्कुल बता सकते हो कि भाई इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो अब ये आप ध्यान रखते चलिएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख ही रहे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। ये क्लास 10th का ही चैप्टर है। पेज नंबर आई थिंक यहाँ पर गलत हो चुका है, ये पेज 21 नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि द कॉमन एलिमेंट इन ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, डायमंड एंड ग्रेफिन। सर अगर आपने PYQs किए होंगे तो ये बहुत 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 सिंपल, आई मीन केमिस्ट्री का सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इन सब में क्या है, क्या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, वो कार्बन है। अब ये आपको एक तो NCERT यहाँ पर देख रहे होंगे और दूसरा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दोनों जगह से आप देख सकते थे। CAPF 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन का फॉर्म नहीं है, तो ग्रेफिन है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, क्वार्ट्ज नहीं है। तो बस इसी को ही थोड़ा सा पलट के इन्होंने पूछ लिया है कि भाई ग्रेफाइट, फ्लोरेंस, डायमंड, ग्रेफिन ये जो है कौन से कॉमन एलिमेंट है। और वहीं आप ये देखेंगे एक ये वाला बॉक्स है। ये बॉक्स सर मैं कितनी बार आप सभी स्टूडेंट्स को, चाहे वो गेम चेंजर हो, चाहे हमारे फ्री इनिशिएटिव वाले स्टूडेंट्स हो, मैं सबको ये बात कह चुका हूँ कि इस बॉक्स को, कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के इस बॉक्स को रट लो। जितने भी कार्बन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो सारे इस बॉक्स से टैकल किए जाते हैं। तो ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसको आप तैयार कर लेंगे, यहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, जो 5 क्वेश्चन आए थे 9th और 10th को मिलाकर हमने देख लिए हैं। 2 9th से पूछे हुए थे और 3 क्वेश्चन 10th से पूछे हुए थे। अब आते हैं हम 11th के वो 3 क्वेश्चन जहां से वो क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दोस्तों देखो, पहला क्वेश्चन जो आता है आपका 11th क्लास से वो ये है कि प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्यूबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। कई लोगों को आंसर की में इसके भी थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट इसे मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। सर जो भी आपको आंसर की में आंसर मिले हैं वो बिल्कुल बहुत रिसर्च और प्रूफ के बाद दिए गए हैं, तो वहां पर भी आप भरोसा कर सकते हैं। और यहाँ तो आपको मैं प्रूफ के साथ चीज़ें दिखा ही रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन था आपका 11th क्लास के हाइड्रोजन एक चैप्टर है, वहाँ पर आपको मेंशन है। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल डायरेक्ट आप यहाँ पर देखिए, प्योर डीमिनरलाइज्ड डीआयोनाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्यूबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय, किससे ऑब्टेन किया जाता है, यही आपका यहाँ पर था। प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री फ्रॉम ऑल सॉल्यूबल मिनरल सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो कौन सा मेथड है वो, अब आप यहाँ पर पढ़ेंगे, पासिंग वाटर सक्सेसिवली थ्रू अ कार्बन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज। ठीक है, सॉरी कैनायन है, आई एम सो सॉरी, यहाँ पर कैटायन है, ये कैटायन एक्सचेंज एंड एनायन एक्सचेंज। ठीक है, तो वही यहाँ पर मेंशन है, पासिंग वाटर थ्रू अ कैटायन एक्सचेंज एंड एन एनायन एक्सचेंज रिजाइन बैड। तो ये इसका राइट आंसर है, जिसके थ्रू हम ये प्योर डीमिनरलाइज्ड वाटर फ्री करते हैं सभी सॉल्यूबल मिनरल सॉल्ट से। तो ये आपका देखिए यहाँ से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पूछा है। हाइड्रोजन आपका चैप्टर का नाम है, पेज 284 है, क्लास है 11th।
तो यहाँ से आपको पता चल गया दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंस। ये हाइड्रोजन चैप्टर 11th क्लास का वैसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 11th क्लास की बुक में। और अब देखो आपको क्या करना है, एक ये केल्गन मेथड इसको तैयार रखना है और इसके जो अदर ऑप्शन है उस पर भी थोड़ी सी नज़र बनानी है, और साथ में ये हाइड्रोजन चैप्टर तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये रिडॉक्स रिएक्शन से क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है और पूछ रहा है यहाँ पर कि इसमें से आइडेंटिफाई द स्पीसीज अमंग द फॉलोइंग एक्टिंग एज ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट। आपको ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट का फाइंड आउट करना है, इसमें से कौन सा ऑक्सीडेंट है और कौन सा रिडक्टेंट है। अब दोस्तों वैसे तो ये रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हमारी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर के लास्ट वाले पार्ट में चीज़ें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो हो सकता है कि आपने अगर वहाँ इस चैप्टर को पढ़ा हो, रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा हो, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट मैं आपको बताता हूँ कि ये एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कहाँ से पूछा गया है। तो आपकी क्लास 11th में एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन, वहाँ पेज नंबर 241 पर जब आप जाएंगे तो आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। वो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन मतलब डायरेक्ट आपको लाइन बाय लाइन देखने को मिलेगा। यहाँ पर यही क्वेश्चन आपका जो ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर 2C2O Cu2S CuSO2। ठीक है, ये आपकी एक जो रिएक्शन है वही रिएक्शन यहाँ पर उठाकर इन्होंने रख दी है, और यहाँ पर भी आपसे यही पूछा है कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, आइडेंटिफाई कीजिए स्पीसीज ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड विच एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट एंड विच एक्ट एज एन रिडक्टेंट। तो आपको ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आप इसके पूरे सॉल्यूशन को देख लेंगे दोस्तों। मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे आपको गिवन है CuI इज एन ऑक्सीडेंट, ये जो आपका है ये ऑक्सीडेंट है, एंड साथ में सल्फर ऑफ Cu2S इज अ रिडक्टेंट। तो Cu2S और Cui ये आपका रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट है, ये आपको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें आपको दिख रही हैं कैसे डायरेक्ट NCERT से चीज़ें उठाकर पूछी जा रही हैं। आगे बढ़ें दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ, इसकी हिंट तो हम S ब्लॉक एलिमेंट क्लास 11 से ले सकते हैं, पर यहाँ से भी हम डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है। ठीक है, 11th क्लास से इसकी हिंट ली जा सकती है, पर दोस्तों ये डायरेक्टली यहाँ से नहीं देखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट सेटिंग ऑफ सीमेंट, तो आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपके सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में यहाँ पर कुछ बातें हो रखी हैं 11th क्लास में, यहाँ पर बात की कर रखी है सेटिंग ऑफ सीमेंट के बारे में, बट इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी यहाँ पर नहीं है। इसके लिए आपको अलग से एक मैंने मतलब जस्ट आपको गूगल पर सर्च किया था इसके बारे में, तो मैं आपको इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। दोस्तों यहाँ से समझिए कि जो आपका इंग्रेडिएंट है सीमेंट में वो 3 है, मेनली 3 इंग्रेडिएंट हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक सेकेंड। Thus important ingredient present in the Portland cements are dicalcium silicate, tricalcium silicate and tricalcium aluminate। ये 3 चीज़ें हैं। अब इन 3 चीज़ों पर आपको ये समझना है कि किसका क्या रोल है, कौन सीमेंट को जल्दी मजबूत करने में हेल्प करता है, कौन सीमेंट को लेट से मजबूत करने में हेल्प करता है। तो वो यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन आया था। तो आपको ये अब यहाँ पर इसका नोट्स बना लेना। मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों कि जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करता है सेटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली स्ट्रेंथ। तो जब सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उसकी जो अर्ली स्ट्रेंथ है, वो तुरंत जो स्ट्रेंथ पकड़ता है, उसका जो कारण होता है वो उसके अंदर का इंग्रेडिएंट है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इस एलिमेंट की वजह से, इस चीज़ की वजह से जो है अर्ली स्ट्रेंथ जो है सीमेंट में आती है। जबकि जो दूसरा चीज़ है यहाँ पर देखिए डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है इसका जो रोल है हाइड्रेट्स मच मोर स्लोली एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर स्ट्रेंथ। तो जो बाद में जो लेटर टाइम पीरियड में थोड़े थोड़े समय के बाद जो स्ट्रेंथ आती है वो आती है आपकी डाई कैल्शियम सिलिकेट की। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक तरफ आपका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, एक तरफ आपका डाई कैल्शियम सिलिकेट है। इसमें बस डिफरेंस यही है कि ये हमारी अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हेल्पफुल होता है, ये हमारी लेटर स्ट्रेंथ के लिए हेल्पफुल होता है। इसको अपने नोट्स में ऐड कर लेना क्योंकि क्वेश्चन अब आ चुका है और फ्यूचर में शायद क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जाए। तो अब दोस्तों यहाँ पर देखो क्लियरिटी, यहाँ पर अब मैं आपको लेकर आता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। ध्यान रखने ना, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है यहाँ पर आपसे। तो स्टेटमेंट जो सी है यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट, ये बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन कह रहा है डाई कैल्शियम सिलिकेट एंड ट्राई कैल्शियम सिलिकेट
आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल स्ट्रेंथ विच अकर इन अबाउट द ईयर। अब दोस्तों पहली चीज तो ये सी और डी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक तरफ कह रहा है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जल्दी स्ट्रेंथ के लिए हेल्पफुल होता है, दूसरी तरफ कह रहा है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट लेट स्ट्रेंथ के लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए एग्जाम में कि एलिमिनेशन मेथड अब यहां पर आपका एलिमिनेशन मेथड रोल प्ले करेगा। तो समझिए कि ए और ऑप्शन में तो ए और बी में तो आपको सोचना ही नहीं है, कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है इन्होंने सी और डी में करके दे रखी है, क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, अब यही प्रॉब्लम यहां पर हुई है कि जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है दोस्तों, वो रिस्पॉन्सिबल है इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट के, ना कि फाइनल सेटिंग में। इसीलिए बस ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर स्टेटमेंट डी है आपका जो गलत हो जाता है, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है। ये एकदम 100% श्योरिटी के साथ आपको मैंने दिखा दिया है, पूरा प्रूफ के साथ। ठीक है दोस्तों, क्लियर है यहाँ पर चीजें, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि आपकी 12th से पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर है टाइटेनियम, आयरन, प्लेटिनियम, जिंक। कौन सा वो एलिमेंट है? पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपकी 12th क्लास की एक जो चैप्टर है वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। आप यहां पर देखिए ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, जिंक, टाइटेनियम, प्लेटिनियम, आयरन। और वही क्वेश्चन आपका यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन मतलब एकदम यूपीएससी एनसीईआरटी ही पूछना चाहता है, बट अब प्रॉब्लम ये कर दी है कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। जो अभी तक चीज़ें 9th और 10th तक लिमिटेड थी, थोड़ी ही एक दो चीज़ें पूछी जाती थी 11th 12th से, वो अब बढ़ाकर थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। इसके भी सॉल्यूशन पर हम जल्दी ही बात करेंगे दोस्तों, बट अभी यहाँ पर समझते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था और ये आपका यहाँ पर इसका आंसर है कि डाई ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट विद नियरली ऑल मेटल्स। सभी मेटल से रिएक्ट करता है हमारा ऑक्सीजन, बट एंड नॉन मेटल्स एक्सेप्ट सम मेटल्स लाइक आपका यहां पर दे रखा है गोल्ड और प्लेटिनियम। इन दो मेटल के अलावा ऑलमोस्ट सभी से ऑक्सीजन जो है रिएक्ट कर जाता है, और यहां पर प्लेटिनम से नहीं करता है, जो कि इसका यहां पर आप देख रहे हैं ये राइट आंसर है, प्लेटिनियम, ऑप्शन आपका सी। तो दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया क्लास 11 12 से किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, ये आपके सामने है। अब दोस्तों मेरे टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन चल रहा था कि कैसे देखिए 11th और 12th से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो हमारे एक टीम मेंबर ने हमें सजेशन दिया कि सर आप क्यों 11th 12th के सोर्सेज बच्चों को दिखा रहे हैं, बच्चे घबरा जाएंगे ये सब चीज़ें देख के। पर दोस्तों ठीक है, मुझे पता है कि आपको शायद एक बार के लिए थोड़ी सी घबराहट हो कि 11th 12th से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, बट एज अ मेंटर एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर मैं आपको एकदम क्लियर पिक्चर सामने रखूँ। अब चाहे वो एग्जाम में कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, चाहे कितना भी इजी क्वेश्चन हो, चाहे वो कहीं से भी पूछा हो, मैं आपको एक बार के लिए ये ज़रूर बताऊंगा कि वो पूछा कहाँ से है। हाँ, उसके बाद मैं आपको उसको कैसे करना है वो मैं आपको गाइड करूंगा, बट उससे पहले दोस्तों आपको ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि आपका जो पेपर में क्वेश्चन है वो 11 12 से भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े पूछे जा रहे हैं, तो हमें हल्का सा स्विच करना होगा 11 12 पे भी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और यहाँ से देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब वैसे तो देखिए मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया होगा। ये जो क्वेश्चन है हमारी 10th क्लास की एक चैप्टर है, चैप्टर शायद 4 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेटल एंड नॉन मेटल, वहाँ से भी ये किया जा सकता है अगर आपको बेसिक नॉलेज है। तो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग 9th और 10th की है तो अभी आप ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बट कुछ क्वेश्चन है जो अभी आप देख रहे हैं 11 12 से भी पूछे जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको जब टाइम आएगा मैं भी इसके पहले तो अभी थोड़ा सा प्रिपेयर करूंगा 11 12 में और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पॉसिबिलिटी है जो पूछी जा सकती हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, 11वीं 12वीं में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी वो मैं आपको तैयार करके प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो अभी के लिए बस आप अपनी पहले तो 9th और 10th को तैयार रखिए, और 11 12 में वो कौन से चैप्टर करने हैं वो सब मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा एनालिसिस हुआ। टेलीग्राम चैनल दोस्तों हमारा ये है अचीव CAPF, आप यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन, सारे अपडेट, सारी PDF, सारी क्विजेज, सब कुछ आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों आपका साइंस का केमिस्ट्री का एनालिसिस, और आपको अब समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री कैसी पूछी जा रही है, कहाँ से पूछी जा रही है।
तो सबसे पहले दोस्तों सिर्फ ध्यान रखिए कि 9th और 10th को तैयार रखिए। 11th 12th के लिए परेशान मत होइए, धीरे धीरे मैं स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा। मैं बताऊँगा कि 11th और 12th में कौन से चैप्टर्स हैं और उसमें भी काफ़ी चीज़ों पर मैं आपको ध्यान दिलवाऊंगा। तो उसके लिए परेशान मत होइए, बस अभी के लिए आप अपनी 9th और 10th तैयार रखिए और जो एनालिसिस है इन सब चीज़ों को समझते चलिए, कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से नहीं आ रही हैं। बाकी जो आगे फर्दर एनालिसिस है वो धीरे धीरे मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने में 11th को सर्च करना, 12th को सर्च करना, फिर इधर उधर इंटरनेट से कई सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना, इसमें दोस्तों टाइम लगता है। और तो इसीलिए थोड़ा सा आप हमें समय दीजिए, आपको जो सारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है वो धीरे धीरे आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए अपना। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एक और एनालिसिस बहुत अच्छे प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।